Hi students. Last time in my last lecture, we were discussing about jurisdiction in IPC. While talking about jurisdiction, just a small recap. We had seen that there are two types of jurisdictions. One is intra-territorial and the other is extraterritorial. When we came to section 2, it talked about intra-territorial within India. So every person who commits an offense of which he is guilty shall be punished as per the punishment given in IPC. The exceptions were given in section 5. IPC will not apply to cases of mutiny and desertion by armed forces, as well as we saw that IPC will not apply wherever there is special or local law. We then went on to discuss the role of a foreigner, the liability of a foreigner within India and outside India in his extraterritorial application, where we saw that in case he makes a conspiracy of an offense which will culminate in India, which can be tried in India, section 3 में लिखा था. So it will be deemed as if that offense, which though was committed outside India, was committed within the jurisdiction of India. ये हमने पिछली बार देखा. We saw all the aspects of an Indian, wherever he may be, he carries the baggage of IPC. और जब हम सेक्शन 4 में आए तो ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी गई कि एक इंडियन कहीं भी हो, he carries the baggage of IPC. और एक हमने देखा कि जो इंडियन शिप्स एंड हमारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं जो रजिस्टर्ड इन इंडिया हैं, वो कहीं भी जाएं, दे आर लाइक फ्लोटिंग आइलैंड्स ऑफ इंडिया. They will be considered as territory of India, and any offense which is committed on the territory of India IPC will apply. ये पिछली बार हमने लास्ट में देखा. एंड लास्ट पार्ट dealt with IT Act कि जो भी कोई भी बाहर से कहीं भी से भी वर्ल्ड में अगर वो हमारे कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करता है, जिसको हम हैकिंग कहते हैं, कोई किसी भी तरह से टारगेट करता है, IPC उस पे लागू होगी. एक चीज जो हमने पिछली बार बहुत मैंने कहा था ध्यान रखना कि IPC का जो लिखा होता है वो एक्यूज के एंगल से लिखा होता है और विक्टिम के एंगल से नहीं लिखा होता. तो हमारा जुरिस्डिक्शन जब भी हमने देखना है, ये नहीं देखना कि वो इंडियन था, कि वो जो जिसके साथ ऑफेंस हुआ वो इंडियन था, चलो जी IPC लग गई. नहीं. ए टेरिटरी, ऑलवेज रिमेंबर दैट गोल्डन लाइन विच आई गेव यू. It is always the place which determines the offense and not the nationality of a person. पहली बात. दूसरी बात, प्लेस का मतलब क्या हो गया कि अगर वो ऑफेंस इंडिया से कहीं टेरिटरी ऑफ इंडिया से बाहर हो रहा है और अगर शिप्स और अगर वो एयरक्राफ्ट्स नहीं है रजिस्टर्ड इन इंडिया, तो वो इसका मतलब फॉरेन जरजमी है, फॉरेन जुरिस्डिक्शन है, उस पे IPC नेचुरली नहीं हो सकता. ये मेरे पिछले हम इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड. एंड फाइनली आई टोल्ड यू जो इसका प्रोसीजर आता है वो सेक्शन 188 CRPC में आता है, दैट अ पर्सन हु हैज कमिटेड एन इंडियन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस आउटसाइड इंडिया, ही मे बी डेल्ट विथ, वर्ड है 188 CRPC में, एज इफ ही हैड कमिटेड द ऑफेंस. और कहां चलेगा? वेर एवर ही इज फाउंड इन इंडिया. ये दो वर्ड्स 188 CRPC के इंपॉर्टेंट है, फाउंड एंड डेल्ट विथ. ओके, ये हमने पिछली बार बहुत डिटेल्स में हमने सारे एस्पेक्ट्स आपको बताए थे. अब मैं कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करना चाहूंगा, कुछ प्रोपोजिशंस फ्रेम करना चाहूंगा, जो आप आंसर बना लेना. हम ऑलरेडी उनको डिस्कस कर चुके हैं, बट जस्ट इन केस, बिकॉज जुरिस्डिक्शन इज वन मैटर जो मुझे लगता है कि आएगा, बिकॉज बहुत सालों से नहीं आया है. दिस कैन फॉर्म वन ऑफ द प्रोपोजिशंस इन फ्यूचर. पहले हम लेते हैं, लेट्स टेक द प्रोपोजिशन. A foreigner commits rape on an Indian woman in London. The victim woman
returns to India and registers a case of rape under 376 IPC in India. Discuss. अब इस केस में वो हम डिस्कस कर चुके हैं. It is not the victim which matters, it is a place which matters. And now since the place of rape was in London, now in such cases दोनों जगह बनता है इंडिया का. अब दोनों जगह आई एम सॉरी नहीं बनता है. अब सिर्फ वो, क्योंकि प्लेस सिर्फ लंदन है तो लंदन में अब बनेगा इवन दो द विक्टिम इज इंडियन. merely because the victim is Indian, IPC will not apply. पहला. सेकंड लेते हैं. an Indian commits adultery in Sweden with a married woman. Adultery is not an offense in Sweden. When A returns to India, a complaint case is put up against him. You are a judge, decide the case. अभी इस केस में आपको बात करनी है कि an offense which may not be an offense there, if it is an offense in IPC, then he will be tried here. एक चीज और इंपॉर्टेंट है. अब क्योंकि एडल्ट्री जो है 497 हैज बीन डीक्रिमिनलाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अब वो जजमेंट भी लिख के हमने बोलना है कि अब तो इंडिया में भी डीक्रिमिनलाइज्ड है, तो अब तो कोई भी ऑफेंस नहीं होगा. हाँ, सिविल एक्शन इसके ऊपर हो सकता है, तो वो खैर जब हम आएंगे 497 तो डिटेल में बात करेंगे. तो तब तक तो ये एक एडिड डायमेंशन आ जाएगा. बाई चांस कोई ऐसा ऑफेंस आ जाए जो इंडिया में भी डीक्रिमिनलाइज हो गया अभी, फॉर एग्जांपल 377 या ये वाला 497 वाला, तो ये डिपेंड करता है. तो वो एडिड डायमेंशन जरूर देने. तीसरा एक और लेते हैं. There is a Australian ship sailing in the Indian Ocean. On the Australian ship, the Australian captain has a fight with an American national. In the melee, the Australian captain shoots dead the American citizen. The ship is brought to Madras, where the American citizen is brought by the crew members to the hospital, thinking that he may survive. But he's declared brought dead by the Madras hospital. Discuss the liability of the Australian captain vis-a-vis IPC. ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आईपीसी का क्वेश्चन कैसे जवाब देना है आपको पता है. सबसे पहले इश्यूज फ्रेम करो. पहला इशू, where is the territory, which is the place? I told you, it is the place which determines the jurisdiction of an offense. Place क्या है? High seas. High seas क्या होते हैं? No man's land. किसी कंट्री का jurisdiction नहीं होता है. सो 12 नॉटिकल माइल में नहीं है. सो हाई सीज किसी की जगह नहीं है. अब ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने गोली चलाई है. शिप किसका है? ऑस्ट्रेलिया का. सो टेरिटरी किसकी हो गई? ऑस्ट्रेलिया की.
So it is now an Australian ship. So basically, the jurisdiction of Australia arises. Second, the captain is also Australian. He also carries the baggage of Australian Penal Code. India has nothing to do with it. बस इतना है कि वो उस आदमी को ले आए, अमेरिकन को ले आए, अस्पताल में लाए, वो कहता है ये तो पहले ही मरा हुआ है. तो इंडिया का मैक्सिमम काम क्या हो सकता है कि उस ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को बिठा ले और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को बोले कि अपने आदमी को ले जाओ. एक्स्ट्राडिशन कर सकता है बस, और कोई रूल नहीं है. एक कंफ्यूजन जो बच्चों को हो जाता है, प्लीज वो कंफ्यूजन नहीं रखना. सेक्शन 3 में कहीं चले जाते हैं, विच कल्मिनेट्स इन इंडिया. सेक्शन 3, ये कल्मिनेशन वो वाला कल्मिनेशन नहीं है. वो ऑफेंस इंडिया के खिलाफ है, इंडियन कानून के खिलाफ है, वो कल्मिनेट हो रहा है. सो जहां मैं कॉन्स्पिरेसी बॉम्ब ब्लास्ट की कर रहा हूं, वहां पे इंडिया के खिलाफ कर रहा हूं मैं ऑफेंस. तो अगर इंडिया या इंडियन लॉ के खिलाफ ऑफेंस नहीं है तो कल्मिनेशन का प्रिंसिपल नहीं लगाना है. प्लीज बी वेरी केयरफुल. यही गलती होती है. सब कहते हैं सर कल्मिनेशन इन इंडिया. नो. अब ये चाहे हो सकता है ये जो अमेरिकन है ये जिंदा होता और मर जाता मद्रास के हॉस्पिटल में, इट डजंट मीन दैट इट इज कल्मिनेशन. वो एंगल गलत हो जाएगा. कल्मिनेशन उस ऑफेंस का जो इंडियन लॉ के खिलाफ हो, वो तो ये कुछ भी नहीं है. अब इसी तो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. यही प्रोपोजिशन आया हुआ है. फ्रेम करोगे सारे इश्यूज. ये जमीन किसकी है, ये जुरिस्डिक्शन किसका है, ये मारने वाला कौन है, और इंडिया का क्या एंगल होगा, आईपीसी क्यों नहीं लगेगा, ये सारे एस्पेक्ट्स आपने डिस्कस करने पॉइंट बाय पॉइंट. नाउ यू नो द क्वेश्चन अराइजेस, सपोज वी चेंज द प्रोपोजिशन. इट वाज एन इंडियन शिप जहां पे एक अमेरिकन को एक ऑस्ट्रेलियन ने गोली मार दी हाई सीज पे. इंडियन शिप, टेरिटरी ऑफ इंडिया. अब आईपीसी लगेगी. अब ये शिप अगर मेड्रॉस में आएगा, केस दर्ज होगा, और अब आईपीसी का चलेगा. एक और इसका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं. ऑस्ट्रेलियन शिप है पर इंडियन ने गोली मार दी अमेरिकन को, फिर भी आईपीसी लगेगा. पर अब दो लॉ लगेंगे. अब ऑस्ट्रेलियन लॉ भी लगेगा क्योंकि उनके शिप पे मर्डर हुआ है, तो उनका भी हक है, हमारा भी हक है क्योंकि इंडियन है. इंडियन कैरीज अ बैगेज ऑफ आईपीसी. अब नेचुरली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के शिप पे है, पहला हक उनका है उसको ट्राई करने का. अगर वो खुद ही कह दें कि नहीं हम आपके पास भेज रहे हैं, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, तो एट दैट केस वी आर ऑल्सो कॉम्पिटेंट टू ट्राई दैट इंडियन. तो आई होप नाउ एवरीबडी इज क्लियर कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे. बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, पर अगर आप क्रिस्टल क्लियर हो हर चीज में. और एक क्वेश्चन बन सकता है, एन अमेरिकन वेसल, एन अमेरिकन शिप इज डॉक्ड इन बॉम्बे, मुंबई. इट्स डॉक्ड इन मुंबई हार्बर. एन अमेरिकन murders another American on an American ship, but docked in Bombay, in Mumbai, 12 नॉटिकल माइल के अंदर. इंडिया की टेरिटरी है, लगेगा. इफ यू रिमेंबर एक केस हुआ था इटालियन मैरीन्स का, वो यही एंगल आ गया था. तो आई होप नाउ सब क्लियर हो गए कि कोई भी कॉम्बिनेशंस, कोई क्वेश्चन आ जाए, we should not be found wanting. So we are through with the topic of jurisdiction. अब मैं शुरू करता हूं सेक्शन 34. आईपीसी का जो तरीका है, अगर हम आईपीसी देखें, अगर आपसे कंटेंट देखो, इंट्रोडक्शन,
जुरिस्डिक्शन आ गया 5 पहले। चैप्टर 2 इज जनरल एक्सप्लेनेशंस, और सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 52A तक डेफिनेशंस हैं। चैप्टर 3 पनिशमेंट शुरू हो जाते हैं 53 से लेकर 75 तक। चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन शुरू हो जाएंगे। बहुत आगे चले गए। ये जो दूसरा पार्ट है जनरल एक्सप्लेनेशंस, उसका एक पार्ट है सेक्शन 34। ये सारे सेक्शंस मैं पढ़ाता रहूंगा क्योंकि ये इंटरलिंक होते जाएंगे, हम अपने आप कल क्लियर करते जाएंगे सारी डेफिनेशंस थ्रू द कोर्स ऑफ माय एंटायर टीचिंग ऑफ आईपीसी। एक एक करके सब अपने आप आते जाएंगे और क्लियर होते जाएंगे, डिटेल में क्लियर होंगे। सो आई नीड नॉट स्पेंड अ कंप्लीट 1 or 2 लेक्चर्स ऑन दिस, क्योंकि वो साथ साथ वर्ड जैसे आएंगे वो क्लियर होंगे। एक जनरल प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनलिटी? जिसने ऑफेंस किया है वो ही पनिशेबल है। द पर्सन हु हैज कमिटेड actus reus with the requisite mens rea, only he is punishable. अगर मैंने एक्ट नहीं किया तो मैं पनिशेबल नहीं हूं। ये एक टिपिकल एक्सेप्टेड क्रिमिनल फिलॉसफी है। बट हमने आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज किया कि कुछ लोग जो ऑफेंस करते हैं वो शायद ऑफेंस ना करते अगर कोई पीछे से उनको मदद ना करता, इनकरेज ना करता, गोड ना करता। If he did not have any psychological backing, he may not have committed that offense. अकेला वो सक्षम नहीं था, पर एक और एक मिलके 11 हो गए। यानी कि वो आदमी जो एक्चुअली ऑफेंस नहीं कर रहा है, वो अगर ना होता तो आप भी ऑफेंस ना करते। ऐसे लोग जो एनकरेज कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मेंटली, फिजिकली, उनको बख्शा नहीं जा सकता। चाहे वो खुद एक्टस रियस नहीं कर रहे हैं, पर अगर वो ना होते तो एक्टस रियस भी ना होता जिसने एक्चुअली किया है। That means my very association with another person gives me the strength, gives me the guts to commit that actus reus. Had that person not been there, I would not have committed that offense. तो प्रसाद तो उसको भी मिलना चाहिए जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। आईपीसी इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए हम इस चीज को 4 पार्ट्स में लेके आते हैं। आईपीसी उन लोगों को भी पनिश करता है जो सामने नहीं आ रहे हैं, या जो अगर सामने आ रहे हैं तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं पर एक्चुअल एक्ट नहीं कर रहे हैं।
ऐसा लॉ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यू नो एक्चुअल ऑफेंस, एक्टस रियस के ऑफेंसेस सेक्शन 121 से शुरू होते हैं। कायदे से ऑफेंसेस, एक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड और ओमिशंस विच आर प्रोहिबिटेड, 121 हुएवर वेजेस अ वॉर अगेंस्ट इंडिया, 121 से आईपीसी शुरू होती है कायदे से, क्योंकि पहला ऑफेंस वहां आता है। उससे पहले हम सारे एक्सप्लेनेशंस, जनरल एक्सप्लेनेशंस, सारे टाइप्स की पनिशमेंट्स और ये सारे प्रिंसिपल्स देने वाले हैं, जिसमें वो लोग जो सामने नहीं आ रहे हैं या आ भी रहे हैं तो पर वो खुद ऑफेंस नहीं कर रहे हैं, एक्टस रियस नहीं कर रहे हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, एक्टस रियस नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और को करवा रहे हैं। सारे चारों जगह उनकी लायबिलिटी सेम है एज दैट पर्सन जो एक्टस रियस कर रहा है। ऐसे कौन से 4 प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन से 4 हेड्स हैं जहां पे वो आदमी जो आपके साथ कंधे से कंधा चला के चल रहा है पर पीछे, वो आदमी जो खुद एक्ट सीरियस नहीं कर रहा है बट आपके साथ है, वो आदमी जो आपको मेंटल सपोर्ट दे रहा है, वो आदमी भी इक्वली लायबल है। ऐसे कौन से 4 एस्पेक्ट्स हैं जहां पे एक्सेप्शन है टू द बेसिक लॉ ऑफ क्रिमिनलिटी? दीज आर एक्सेप्शंस। क्यों? Only the person, as per the law of criminality, only the person who actually does the act should be made punishable. हम यहां उन आदमियों को पनिश कर रहे हैं जो एक्ट नहीं कर रहे बट उनकी वजह से एक्ट हो रहा है। ये 4 हेड्स हैं, ये 4 टॉपिक्स हैं हमारे। पहला, कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 34। दूसरा, अबेटमेंट, सेक्शन 107। तीसरा, कॉमन ऑब्जेक्ट, 141 से 149 और आगे भी। और चौथा, द लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 120A। ये चारों में इट इज इमैटेरियल कि मैं खुद एक्टस रियस, एक्चुअल एक्ट ऑफ ऑफेंस कर रहा हूं कि नहीं। इतना काफी है कि अगर मैंने कॉमन इंटेंशन बनाई है, कॉमन ऑब्जेक्ट बनाया है, मैंने अबेट किया है या मैंने कॉन्स्पिरेसी की है, मैं लायबल हूं। किस हद तक? सेम हद तक जो आप ऑफेंस एक्चुअली कर रहे हो। इसीलिए these 4 principles are basically exceptions to the general law of criminal jurisprudence, that only that person is liable to be punished for an act, for an offense which he has himself committed. That prohibited act has been committed by him. It's an exception. Even those persons who have not actually committed the offense but who had either a common intention or a common object or abetted or a conspiracy with such a person are equally and squarely liable. पहले हम लेते हैं सेक्शन 34। पहला पॉइंट, सेक्शन 34 कोई ऑफेंस नहीं है।
बहुत ध्यान से सुनना ये बात। 34 खोल लो, कोई लिखा है पनिशमेंट इतनी है उसकी? कोई क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस है उसमें? नहीं है। पनिशेबल, बाय द वे, मैं बिफोर आई गो इट, मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। खोलते हैं एक बार, लेट्स सी आईपीसी। हर ऑफेंस के साथ, कोई ऑफेंस खोल लो, ओपन एनी ऑफेंस, लेट्स स्टार्ट विद 121 ओनली। चलो पहला ही ऑफेंस पकड़ लेते हैं। वन 121, वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडिया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस पढ़ो। पनिशमेंट, डेथ और imprisonment for life and fine. Cognizable, non-bailable, triable by court of session, non-compoundable. ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस में क्या क्या चीजें होती हैं? पहला, पनिशमेंट। पनिशमेंट के अंदर ए, द एक्सटेंट, बी, द नेचर। नेचर क्या होती है? सिंपल है कि रिगरस है, जहां कुछ नहीं बोला, कोर्ट की मर्जी है। तो पहला पार्ट हो गया एक्सटेंट ऑफ पनिशमेंट, दूसरा पार्ट हो गया नेचर ऑफ पनिशमेंट, तीसरा पार्ट कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल है। ये पार्ट में जब सीआरपीसी में आऊंगा तो हम ज्यादा बात करेंगे। कॉग्निजिबल, जिसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है, वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट एनी वारंट, और नॉन कॉग्निजिबल जहां सिर्फ कंप्लेंट दर्ज हो सकती है मैजिस्ट्रेट के सामने, सेक्शन 200 में सीआरपीसी में। तो कॉग्निजिबल है कि नॉन कॉग्निजिबल। तीसरा एस्पेक्ट, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है। बेलेबल, मेरा राइट है एज अ राइट टू बेल, मेरे पास होता है, सेक्शन 436 सीआरपीसी में आता है ये। उसके बाद कौन सा कोर्ट कॉम्पिटेंट है ट्राई करने को? सबसे ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन, उसके नीचे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास में सीजेएम भी आता है, क्योंकि हम सीआरपीसी में देखेंगे सीजेएम इज ऑल्सो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। तो ऊपर आ गया ट्रायल ऑफ बाय द सेशन कोर्ट, सेशन ऑल्सो इंक्लूड्स एडीजे। उसके नीचे आ गया, एज ए सेड, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, और उसके नीचे होता है एनी मैजिस्ट्रेट। एनी मैजिस्ट्रेट रेड विद सीआरपीसी मींस ऑल्सो क्लास 2 मैजिस्ट्रेट्स। ये कोर्ट हैं जो क्लासिफिकेशन में आते हैं। और लास्ट पार्ट होता है कंपाउंडेबल है कि नॉन कंपाउंडेबल है। कुछ ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं जो सेक्शन 320 सीआरपीसी में आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू का क्वेश्चन है। पहला, नेचर, एक्सटेंट ऑफ द ऑफेंस, ऑफ द पनिशमेंट। दूसरा, कॉग्निजिबल, नॉन कॉग्निजिबल। तीसरा, बेलेबल, नॉन बेलेबल। पांचवा, कौन सा कोर्ट। और छठा, कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल। ये क्लासिफिकेशन कई बार ना गलत इसमें प्रिंट है, कुछ मैं देख रहा था आईपीसी में प्रिंटिंग में कुछ गलती हो जाती है। तो गलती कहां से पकड़े हम? ये सारा क्लासिफिकेशन एज इट इज पूरा आईपीसी का सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में दिया हुआ है। तो शेड्यूल 1 खोल लो, सारा क्लासिफिकेशन आपको इसी तरह से जैसे मैंने डिस्कस किया है, पूरा टेबल बनाया हुआ है, उसमें आता है शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी। हम बात कर रहे थे कि सेक्शन 34 ऑफेंस नहीं है।
सेक्शन 34 एक प्रिंसिपल है. इट merely lays down a principle. इस पूरे सेक्शन 34 में ना ऑफेंस का वर्ड आया है, ना कोई पनिशमेंट का वर्ड आया, ना क्लासिफिकेशन है, ना कोई इलस्ट्रेशन है, ना कुछ भी नहीं है. एक बार खोलते हैं सेक्शन 34 देखते हैं. When a criminal act is done, बस. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such persons is liable for that act in the same manner as if it was done by him alone. खत्म. आगे देखो, कोई क्लासिफिकेशन है ऑफेंस की? नो. ये पहला पार्ट है 34 का. अबेटमेंट इज अ ऑफेंस बाय इटसेल्फ. हर एक में सेक्शन 109(10) से शुरू हो जाता है पनिशमेंट. कॉमन ऑब्जेक्ट इज एन ऑफेंस बाय इटसेल्फ. 149 वगैरह सब पनिशमेंट्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है. कॉन्स्पिरेसी 120B में पनिशेबल है. तो प्लीज रिमेंबर, जो मैंने 4 आपको हेड्स बताए, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, एक है सिर्फ जो कायदे से ऑफेंस की परिभाषा में नहीं आता है, बट एक प्रिंसिपल है. सेक्शन 34 इज नथिंग बट अ mere principle of criminal law. Once we are clear with this, what does section 34 say? Section 34 basically says, when a person makes a common intention to commit a criminal act and furthers it, आगे लेके जाता है, तो जो भी आगे एक्ट होगा, चाहे किसी ने भी किया हो, जो कॉमन इंटेंशन बना के आया है, चाहे वो एक्ट कर रहा है, इट विल बी डीम्ड कि वो एक्ट मैंने अकेले किया है, चाहे मैंने वो नहीं किया. हम इसकी बात करेंगे, शुरुआत करते हैं. सेक्शन 34 इज अ कंसेप्ट ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, ग्रुप लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी. कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे हम एक घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक आदमी ईंटें लाता है, एक आदमी पानी लाता है, एक आदमी सीमेंट लाता है, मेसन उसको एक ईंट के ऊपर ईंट रखता है. इसी तरह वी कंस्ट्रक्ट एन ऑफेंस टुगेदर. अब जो ईंट ला रहा है, कोई पानी ला रहा है, हर एक का रोल डिफरेंट हो सकता है, पर सारे मिलके क्या बना रहे हैं? एक घर. उस घर को हम 34 में एक क्रिमिनल एक्ट, एक ऑफेंस कहते हैं. जॉइंट लायबिलिटी, एवरीबडी इज जॉइंटली लायबल. ग्रुप लायबिलिटी, इट्स द एंटायर ग्रुप इज लायबल. बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस होल प्रिंसिपल, मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक लैंडमार्क जजमेंट की इसके ऊपर, समझने के लिए कि इसका प्रिंसिपल क्या है. बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1925, प्रिवी काउंसिल. चार दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम एक पोस्ट ऑफिस लूटते हैं.
पोस्ट ऑफिस में बहुत पैसा होता है उनका, स्मॉल सेविंग्स वगैरह आते हैं। 3 दोस्त अंदर चले गए, 1 दोस्त बाहर खड़ा रहा, वॉचिंग को कोई आ ना जाए। 3 दोस्त अंदर गए, उन्होंने पोस्ट मास्टर को बोला कि पैसे दे, उसने नहीं दिया, छीना झपटी होगी, गोली चल गई, वो मर गया। ये जो बाहर आदमी खड़ा था बरिंदर कुमार घोष, उसने कहा सर मैं तो बाहर था, मैंने गोली थोड़ा ना चलाई है, मैं तो बाहर बस देख रहा था कोई आ ना जाए, मैं तो अंदर भी नहीं गया, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, कम से कम मर्डर की तो बिल्कुल नहीं है। In this very, very famous decision, landmark decision, it was held, they also serve who stand and wait. जो सिर्फ वेट करते हैं पर उससे जुड़े होते हैं वो भी उतने ही लायबल हैं। कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाता है, दे ऑल्सो स्टैंड हु सर्व एंड दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, क्रिटिकली एग्जामिन, यही क्वेश्चन आ जाता है। ये लॉर्ड समर्स ने द जज, उसके अंदर ये जो लाइन है ये मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से ली गई है। लॉर्ड मिल्टन जो फेमस पोएट है। इसका मतलब ये हो गया, एक बार उन्होंने कॉमन इंटेंशन बना के कोई एक्ट के लिए फर्दर किया, अब चाहे कोई भी एक्ट कोई कर रहा हो, सारे इक्वली लायबल है, एज इफ उन्होंने वो एक्ट अकेले किया। I use the word constructive liability, joint liability, group liability. I did not use the word vicarious liability, though most of the books use the word vicarious. Even many Supreme Court judgments, Honorable Supreme Court judgment has used the word vicarious. Somehow, I am too humble a person, I'm too puny a person. In my humble opinion, I would just like to say that it would be wrong to use vicarious, because vicarious normally we have the connotation of a master servant relationship, और हमारे पास है। आईपीसी में मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन, सेक्शन 154, 155, 156 डील विद वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ अ मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। मैं somehow I can't, how can a master be held liable for murder अगर एक सर्वेंट ने मर्डर कर दिया तो? मेरा अपना सोच है ये। I would like to differ with some of the books who have used the word vicarious liability. I am very happy in using the word constructive liability, group liability, joint liability. Yes, that I am happy in using. पहले हम लिखते हैं the why. ऑब्जेक्ट लिखते हैं सेक्शन 34 का। Why? I would like to quote the Supreme Court. Sri Ganesh versus State of Mysore, 1958 Supreme Court. Jaswant Singh versus State of Himachal Pradesh, 1989. I quote, Section 34 gives a statutory recognition to the common sense principle that if 2 or more persons intentionally do a thing jointly, it is the same as if each of them had done it individually. Complete definition. Section 34 gives a statutory recognition to the common sense principle that if 2 or more persons intentionally do a thing jointly, it is the same as if each of them had done it individually. What is the object? दो मोटे ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट लेते हैं। There are many wicked people who are working behind the scene. Had they not been there, had their help
encouragement, support, protection, confidence, not been there, the person committing the offense would not have committed it. Hence, this person is liable. A. B. Let's take a proposition to understand B. 5 दोस्तों ने ABCDE ने Z को अटैक किया. उनकी दुश्मनी थी Z से. ABCDE नाइव्स के साथ आए. E घर के बाहर खड़ा हो गया, देख रहा था कोई आ ना जाए. ABCD ने उसको पकड़ के छुरे मारने शुरू किए. A ने छुरा मारा उसके कंधे में, B ने उसको छुरा मारा उसके पेट में, C ने उसको छुरा मारा पीठ में, और D ने छुरा मारा उसके हार्ट में. पर क्या स्लो मोशन में होता है कि ओके डी आ रहा है, ओके एंड देन स्लो मोशन में मार रहा है? उस टाइम जब अफरा तफरी होती है, हाउ डू वी डिफरेंशिएट किसका एक्ट कहां हो रहा है? जब एक इकट्ठे होकर लोग मार रहे होते हैं, उस टाइम ये थोड़ा ना पता होता है किसका ब्लो कहां पड़ रहा है. उस टाइम तो सब ढूंढ रहे होते हैं, उसको पीट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं. कल को एक कहेगा मैंने तो चाकू कंधे में मारा था जी, मैंने थोड़ा मर्डर किया, मेरे को तो हर्ट के अंदर ले लो आप. सो दैट टाइम इन अ melee, we really don't know whose act is what, and anybody would try to get free in this smoke screen. Anybody can escape the dragnet of law in this smoke screen that my act was not the act which caused the death. It is impossible to know which act in that heat of moment was done by which person. So we'll do one thing. We'll hold all of you liable. All of you are liable for the act of death, even though your act, even that person E जो बाहर खड़ा है, वरिंदर कुमार घोष, वो भी उतना ही लायबल है जितना कि जो हार्ट में छुरा मार रहा है डी वैसे. सो बेसिकली हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. On this we have Israr versus State of Uttar Pradesh, 2005 Supreme Court. The first basic aspect is when it is so difficult to distinguish between the criminal acts of various individuals who are acting in a melee, then it is safer to fasten the liability on each person who had come there after making a common intention. हम ये बात कॉमन इंटेंशन बहुत डिटेल में बाद में बात करेंगे. So what is the principle? When 2 or more persons have had a meeting of minds and then they had done an act to further their common intention, कोई एक्ट आगे बढ़ाया, तो फिर जो अंजाम है वो बराबर का होगा, बराबर की लायबिलिटी होगी.
लेट्स गो टू लिटिल हिस्ट्री। थोड़ी हम इसको एक एक वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं, डोंट यू वरी। जब आईपीसी बनी थी तो ये जो वर्ड है फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल नहीं था। पहले क्या थी आईपीसी, पढ़ते हैं। When a criminal act is done by several persons, each of such person is liable for that act in the same manner as if the act was done by him alone. ये थी पुरानी आईपीसी। इसका मतलब क्या हो गया? When a criminal act is done by several persons, each of such person is liable as if it was done by him alone. एक केस लेते हैं। एक कैसानोवा टाइप आदमी है, उसने बहुत सारी मैरिजेस कर ली, बाहर भाग गया। एक दिन उसकी 2-3 वाइफ्स हैं, उनको पता चल जाता है वो इंडिया में आया हुआ है। गुस्से में वो तो बिल्कुल लाल पीली हैं। दे वांट टू मर्डर हिम, नथिंग लेस। ए फर्स्ट वाइफ है, वो अपनी गन लेके आती है। बी भी सेकंड वाइफ है, वो भी गन लेके आती है। और सी भी वाइफ है, वो तो कहती है मेरे लिए चाकू ही बहुत है। तीनों आर्म्ड विद नाइव्स आ जाते हैं। ए जैसे ही एंटर करती है, बी दूसरे दरवाजे से एंटर कर रही है, सी तीसरे दरवाजे से एंटर कर रही है। ए गोली मार देती है, पहले मर जाता है। उसके बाद बी गोली मारती है, उसके बाद सी भी चाकू मार देती है। अगर हम यही डेफिनेशन लें, when a criminal act is done by several persons, खत्म। इसमें क्या चीज मिसिंग है? इन तीनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स अलग अलग आई हैं, तीनों मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है। इसीलिए जब तक हमारे माइंड्स मीट नहीं होते तब तक मेरी लायबिलिटी नहीं है। अगर दूसरे एक्ट के लिए, इसका एक फेमस केस है, आगे जाके मैं रेफर करूंगा, वैसे अभी डिटेल में बात करते हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर। महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1943। इसमें क्या हुआ, एक इंडस के किनारे रीड्स होती हैं जिससे वो बांसुरी वगैरह बनती हैं, वो बड़ी महंगी बिकती हैं। तो एक जो डिसीज था वो आया, वो काट रहा था। तो जो वहां पे खेत का रखवाला था, एक बुजुर्ग आदमी था, उसने मना किया कि क्या कर रहा है, चोरी क्यों कर रहा है। तो जो चोर आया था उसने उस बुड्ढे को मारा। उसका एक और भांजा भी था, उसको भी मारा, दोनों रिलेटिव्स को मारा। बुड्ढा चिल्लाया। तो बुड्ढा चिल्लाया तो उसके ऊपर, थोड़ा ऊपर एक हिल टाइप था, वहां आवाजें सुनी, मार दिया करके। तो दो दोस्त बैठे थे, दो दोस्तों ने सुना, दोनों ने अपनी अपनी गन उठाई और भाग लिए। आते जब देखा कि बुजुर्ग की पिटाई कर रहे हैं, उनका एक का बाप था और एक उसका दोस्त था, खैर दोनों ने गोली चलाई। जो लड़का था उसका, बुड्ढे का, उसकी गोली से वो मर गया, जो डिसीज है, जो चोरी करने आया था। और ये जो लड़का था महबूब शाह, इसकी गोली से भी लगी पर वो मरा नहीं। कोर्ट ने कहा दोनों लायबल है, फांसी की सजा दे दी फॉर द मर्डर ऑफ दैट डिसीज्ड। प्रिवी काउंसिल ने कहा जैसे ही बुड्ढे की आवाज सुनी, दोनों ने अपनी अपनी गन उठाई और भाग लिए। कहीं आपस में इनका मीटिंग ऑफ माइंड, कॉमन इंटेंशन नहीं बना। हाँ, जो इस लड़के ने, उसके दोस्त ने, महबूब शाह ने जिसको गोली मारी, वो 307 का केस तो बनता है, वो तो अलग बात है।
बट महबूब शाह इज नॉट लायबल फॉर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड। वो इसके लड़के ने मारा, वो अकेला लायबल है, ये लायबल नहीं है। क्यों? मीटिंग ऑफ माइंड, कॉमन इंटेंशन नहीं बना। इसीलिए जब तक हमारी कॉमन इंटेंशन यानी कि हमारे दिल नहीं मिलते, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, तब तक I cannot be held liable for your act and you cannot be held liable for my act. I hope कुछ आपको समझ आना शुरू हो गया होगा। हम आएंगे, इसके डिटेल्स में आएंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा था कहानी कहां से शुरू हुई थी, हम कहां पहुंच गए, वापस आते हैं। कहानी यहां से शुरू हुई थी कि आईपीसी में ये वर्ड नहीं था। अब समझो इस वर्ड की वैल्यू, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, बाद में ऐड हुआ। ये एक जजमेंट थी, एक जजमेंट थी क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गोराचंद गोपा। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गोराचंद गोपा 1866 की जजमेंट थी। इसमें जस्टिस बार्न्स पीकॉक है, फुल बेंच जजमेंट है कैलकाटा का। उसने यूज किया कि ये जो है ना आईपीसी में कुछ लोचा है, कुछ मिसिंग है। हाँ, अगर हम ये यूज कर दें इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन तो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। तब से ये ऐड हुआ, तब ये इंट्रोड्यूस हुआ, तब ये 1870 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें इंट्रोड्यूस हो गया। ये जो पूरी हिस्ट्री है, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली, ये मैंने नहीं ढूंढी, ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में आई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वेंट इनटू द हिस्ट्री कि ये इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन खास जोड़ा गया। इसीलिए अगर फर्दरेंस नहीं है और कॉमन इंटेंशन नहीं है तो 34 में कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए दो वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट बन गए हैं। ये जो जजमेंट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने ये हिस्ट्री ट्रेस की, आई वुड लाइक टू शेयर दैट। वाई वेंकैया, VENKIAH, वाई वेंकैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2009 सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इसकी बैकबोन है, इसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं है, अगर कॉमन इंटेंशन है और फर्दरेंस नहीं है, वो आएंगे हम अभी तो भी नहीं है। अभी थोड़ा प्री मैच्योर बात कर रहा हूं, अभी आने वाले हम इससे। एक चीज और यहां पे मुझे ये भी पता लगाना है कि पहला ये जड़ कहां है। ये जो प्रिंसिपल है दैट एवरीबडी इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर, इसका अर्लीस्ट हमारे पास जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कौन सा है? इसका मेरे पास जो पुराना, सबसे पुराना जजमेंट है वो है आर वर्सेस क्रूज, CRUISE 1838 इंग्लिश लॉ है। आर वर्सेस क्रूज से शुरू हुआ था ये। आर वर्सेस क्रूज में कहा, एक क्या केस हुआ था, एक पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करने गया। शाम का, रात का वक्त हो गया था, शाम हो रही थी, रात हो रही थी, लेट शाम थी। तो वो जब अरेस्ट करने गया तो सारे घर वाले आ गए, 10-12 लोग आ गए, उसको चिमड़ गए और अब उसकी पिटाई शुरू कर दी। अब ये नहीं पता चला कौन कौन आया था, किसने क्या मारा। फर्स्ट टाइम इट वाज हेल्ड ऑल आर लायबल, चाहे किसी ने मारा चाहे नहीं मारा, जो भी कॉमन इंटेंशन लेके उस पुलिस ऑफिसर को रोकने आए थे वो सारे लायबल है। आर वर्सेस क्रूज से कहानी शुरू होती है जो आके हमें सेक्शन 34 में नजर आती है। लेट अस नाउ गो टू द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 34। अब पढ़ते हैं। सेक्शन 34, when a criminal act का मतलब क्या होता है? when का मतलब होता है एक। प्लीज रिमेंबर, आईपीसी में का मतलब सीरीज ऑफ एक्ट्स भी हो सकता है। So when a does not necessarily mean one act, it can mean
a series of acts. Series of acts का एग्जाम्पल देता हूं. एक लड़की शादी करा के आई, जो ससुराल वाले थे वो बड़े लालची थे, क्रूअल्टी शुरू कर दी लड़की ने बेचारी ने. पहले दिन उसको बोला दहेज लेके नहीं आई, नीचे बैठ के खाना खा. वहीं से क्रूअल्टी शुरू हो गई. 5-6 साल क्रूअल्टी रोज बढ़ती गई. एंड में लड़की ने सुसाइड कर लिया. पहले दिन से जब शादी होके आई, जब उसको बोला था नीचे बैठ, वहां से क्रूअल्टी शुरू हुई. इट इज अ एक्ट, चाहे वो क्रूअल्टी 5 साल चलती रही. इट इज अ सीरीज ऑफ एक्ट्स. A series of act in IPC is also covered by a act. कहां, कैसे? Do I have some law on this? Let's go to section 33. The word act denotes as well a series of acts as a single act. So a also means a series of acts. So when a criminal, सारे एक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं. क्रिमिनल क्या होता है? वो एक्ट जो पनिशेबल है, जो स्टेट मना करती है, और अगर आप तोड़ोगे तो पनिशेबल है. सो व्हेन अ एक्ट, a criminal act. What is the meaning of the word act? Act तो मैंने बताया था जब हम एक्ट सीरीज पढ़ रहे थे. Act also includes the word omission. दोनों उल्टे हैं. एक्ट का ऑपोजिट क्या है? ओमिशन. दोनों ऑपोजिट्स एक ही मीनिंग रखते हैं आईपीसी में. क्यों? वापिस आते हैं सेक्शन 33, फिर पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट. द वर्ड ओमिशन denotes as well a series of omissions. Now इसका मतलब है series of acts will be a and series of omissions will be a omission. Please come back to section 32. In every part of this code except where a contrary intention appears from the context, words which refer to acts done extend also to illegal omissions. बहुत इंपॉर्टेंट है ये था सेक्शन 32. Act in IPC also includes illegal not omissions, illegal omissions. So act जहां हम कोड में वर्ड यूज करते हैं वहां पे इलीगल ओमिशन भी कवर हो जाता है. सो ऑल एक्ट्स इज इक्वलेंट टू ऑल इलीगल ओमिशंस. यहां जैसा कि हमने वर्ड यूज किया इलीगल ओमिशंस, यू नो व्हेन आई यूज द वर्ड इलीगल, इलीगल का मतलब क्या है? लेट्स गो टू सेक्शन 43. The word illegal is applicable to everything which is an offense or is prohibited by law or which furnishes a ground for civil action. Omission is not equivalent to an act. Illegal. So please remember, omissions are not punishable. Illegal omissions are punishable. So जहां आईपीसी में नहीं लिखा कि एक बेगर को आपको खाना देना है और अगर आपने उसको खाना नहीं दिया वो मर जाता है, आपकी कोई लायबिलिटी, वो मिशन है. ह्यूमैनिटी के खिलाफ वो मिशन हो सकती है, रिलीजन के खिलाफ हो सकती है, मोरालिटी के खिलाफ हो सकती है. डन. लॉ के खिलाफ नहीं है. इलीगल ओमिशन वो है जो लॉ कहता है क्या ओमिट नहीं करोगे.
आप अपने, मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था, आप जज बन के अपने माँ बाप को पूछते नहीं, पर वो बहुत अमीर हैं, बहुत समृद्ध हैं, नो ऑफेंस, कहीं नहीं लिखा है कि ग्रैटिट्यूड इज एन, इट विल बी, नॉन ग्रैटिट्यूड इज एन ऑफेंस। आप अपने माँ बाप को भूल गए क्योंकि वो बहुत गांव के, कहीं नहीं है ऑफेंस। बट अगर वो गरीब हैं और अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो लॉज हैं हमारे पास, चाहे हम 125 में जाए मेंटेनेंस में, चाहे हम 2007 का जो पेरेंट्स का और सीनियर सिटीजन्स का एक्ट में जाए, तब इलीगल ओमिशन है, पनिशेबल है, सजा है उसमें। इन 2007 इट्स एन ऑफेंस। तो आई होप यू आर क्लियर विद दीज वर्ड्स। सो हमने, आई एम अगेन रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, एनीवे एक बार वापस में आता हूं, हमने सिर्फ 4 वर्ड्स ही पढ़े हैं, वापस आता हूं। व्हेन a means also a series of acts or omissions, criminal which is prohibited by law, act includes illegal omissions. आगे हम कल लेंगे, I run out of time, we take it up from here tomorrow. Thank you, God bless you.